वेलकम बच्चे लोगों। पिछली क्लास में हमने शुरू किया था मोमेंटम और जरा जल्दी ही हमने क्लास खत्म कर दी थी, तो मैं उसी को आज कंटिन्यू करूंगा। मोमेंटम मोमेंटम में हमने पढ़ा था मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं P से और मोमेंटम इज इक्वल टू mv यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, और मास का SI यूनिट होता है kg और वेलोसिटी का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का SI यूनिट क्या होगा? kg मीटर पर सेकंड। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ मोमेंटम? तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकंड, और मोमेंटम होती वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या होती है? मोमेंटम होता वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है यहां तक। अब उसके बाद जितना बॉडी की या जितनी बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना मोमेंटम ज्यादा होगा, ये बात तो आपको पता है। जैसे देखो, वेलोसिटी ज्यादा तो इन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा यानी कि मोमेंटम ज्यादा, वेलोसिटी कम तो इन दोनों का प्रोडक्ट कम तो यानी कि मोमेंटम कम। अब यही बात एक बंदा है जिसका नाम है चाचा न्यूटन। न्यूटन चाचे ने इसी बात को जरा दूसरे पहलू में इस्तेमाल कर दिया। क्या कहा उन्होंने? देखो, ये ऐसे में लिख रहा हूं, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। देखो, कोई बॉडी 10 किलो की है तो वो उसका वजन कम ज्यादा नहीं होता, वजन कांस्टेंट रहता है। बट अगर उस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा हो जाए, वेलोसिटी क्या हो जाए? ज्यादा, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। और अगर उसी बॉडी की वेलोसिटी हो जाए कम, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? कम। अब वेलोसिटी कैसे कम या ज्यादा होगी? ये कोई बॉल है, फुटबॉल है, ग्राउंड में चल रहा है, इसका कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, चल रहा यहां पहुंच गया। अब यहां पहुंच के एक बंदा आया और उस बंदे ने इस फुटबॉल को लात मार दी। जब इस बंदे ने फुटबॉल को लात मार दी तो फुटबॉल का वजन तो वही है, सिर्फ अब इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है। वेलोसिटी बढ़ गई तो मोमेंटम बढ़ गया। अब वेलोसिटी कैसे बढ़ी? इसने लात लगाई यानी कि इसने फोर्स लगाई। क्या लगाई? फोर्स। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना मोमेंटम ज्यादा होगा। सही बात है कि नहीं? टिपिकल चीजें हैं, जरा समझने की कोशिश करो। जितनी फोर्स लगेगी ज्यादा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना मोमेंटम ज्यादा होगा। यानी कि मोमेंटम डिपेंड करता है किस में? फोर्स पे। किस पे? फोर्स। ये बात किसने बोली? न्यूटन ने। न्यूटन ने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मैं लिखता हूं यहां, न्यूटन ने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to force applied. Rate of change of momentum is directly proportional to force applied. अब ये बात कुछ नई नहीं कही, ये बात उसने मोमेंटम के बारे में ही कहा है। इसको बोलते न्यूटन की सेकंड लॉ। अभी आपको लिखना नहीं है, जरा रुकना, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। इसको बोलते सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ मोमेंटम। Newton's second law of motion is also known as law of momentum. अब आप क्या लिखोगे? हेडिंग डालो पहले मोमेंटम, और मोमेंटम के बारे में डेफिनेशन लिखो मोमेंटम की। तो लॉ ऑफ मोमेंटम क्या है? ये न्यूटन सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ मोमेंटम।
मोमेंटम का फार्मूला होता P इक्वल टू mv और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं मैथमेटिकली, इसको ऐसे लिखा जाता है फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d बाई डी टी ऑफ p। ये d बाई डी टी ऑफ p का मतलब होता है, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं इसको, जो बच्चा नॉन मेडिकल का उसको पता है, जो नहीं भी है तो उसको भी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ते ऐसे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, p है तो नीचे t है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो न्यूटन की सेकंड लॉ, अच्छा आपके पेपर में ये नहीं पूछा जाता न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये सब नहीं पूछा जाता। आपके पेपर में पूछा जाता न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ मोमेंटम। इतनी बातें पता चल गई। अब देखिए इसके आगे जो तीसरी लॉ है वो तो सबको पता है, न्यूटन थर्ड लॉ, लिख दो ऐसे ही, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन states that to every action there is equal, अब दूसरा इक्वल लिखना EQUL, equal and to every action there is equal and opposite reaction। ये न्यूटन की थर्ड लॉ है। तो ये है न्यूटन की थर्ड लॉ, ये तो आप सबको पता है, बट इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। बस न्यूटन की लॉज में से यही सवाल आते हैं, लॉज की स्टेटमेंट नहीं पूछी जाती है। अब एक नई चीज आप सुनो, देखो आपने बहुत बार देखा होगा जब हम दुकान से कप लाते हैं, ठीक है ना, ये कप लाया, वो कप जिस डब्बे में होते हैं, ये जिस डब्बे में वो कप होते हैं ना, उस डब्बे में क्या होता है, उसके अलावा थर्मोकोल फिट किया होता है ना, थर्मोकोल फिट किया होता है। या जब आप घर पे फ्रिज लाते हो, टीवी लाते हो, और क्या होता है, प्याली, कप, ऐसी चीजें जो बारीक, जो मतलब टूटने का खतरा होता है जिन चीजों को, उनके बीच ना लगा होता है ऐसे करके थर्मोकोल। या अगर आप जम्मू बख्शी नगर हॉस्पिटल में कभी आए हैं तो ये एक बिल्डिंग है और ये दूसरी बिल्डिंग है, इन दो बिल्डिंग्स के बीच ना यहाँ पे लेदर रखा होता है, चमड़े का, वो थोड़ी पट्टी सी रखी होती है। आखिर क्यों? या और बात बताता हूं, अगर आपने कभी किसी को अच्छा बड़ा घर बनाते देखा है तो ये जो जो घर होता है, जो घर का ऊपर कॉर्नर होता है, ये वाला, यहां पे स्टील का एल शेप का कुछ रखा होता है अंदर, सीमेंट के अंदर, ताकि जब अर्थक्वेक आए तो ये घर गिरे ना। यहाँ पे जब कोई अर्थक्वेक आए तो बिल्डिंग टकरा के गिरे ना। यहाँ पे जब बहुत ज्यादा फोर्स लगे इस डब्बे को तो कप आपस में टकरा के टूट ना जाए। तो जब बहुत ज्यादा फोर्स लगती है, क्या मैं लिखने जा रहा हूं, मेरा ये तरीका है, मैं पहले ये नहीं बताता हूं मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मैं पहले पढ़ाता हूं फिर बोलता हूं ये पढ़ा रहा था मैं, उससे भी चीजें एक ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहती हैं। तो क्या, when a large amount of force is applied, when a large amount of force is applied on any body for very small amount of time, मैं जरा शॉर्ट लिख रहा हूं, अमाउंट को AMT लिख रहा हूं, when a large amount of force is applied on a body for very small time, this large force for a small time is known as
इम्पल्स। क्या बोलते इसको? इम्पल्स। क्या बोलते इसको? इम्पल्स। यानी कि इम्पल्स आई इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, ये फार्मूला है। इम्पल्स का क्या फार्मूला है? फोर्स इनटू टाइम। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टाइम? सेकंड। तो एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकंड। ये न्यूटन पर सेकंड नहीं है, ये सिर्फ न्यूटन सेकंड है। क्या है इसका? न्यूटन सेकंड। या कभी कभार पेपर में इसका केजी मीटर पर सेकंड भी होता है। केजी मीटर पर सेकंड। जनरली इसको न्यूटन सेकंड बोलते हैं, या फोर्स को हम केजी मीटर भी बोलते हैं। तो केजी मीटर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड है ये, केजी मीटर पर सेकंड, ये है इम्पल्स। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक चीज और भी बताता हूं। देखो, जब किसी बॉडी पे बहुत ज्यादा फोर्स लगती है, तो मैंने आपको बोला जब भी फोर्स लगती है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है। जब भी फोर्स लगती है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है। तो इम्पल्स को हम ये भी बोल सकते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये जरा बड़ी टेक्निकल चीजें हैं। अच्छा, एक तो ये पेपर में आता है इम्पल्स का एसआई यूनिट न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड, या व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? इम्पल्स बोलते हैं। या चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? इम्पल्स। या इसकी एग्जांपलें पेपर में आती हैं। बताओ चाइना वेयर, चाइना वेयर मतलब चाइना बोन, वो जो कप वगैरह होते हैं, बताओ चाइना वेयर रैप किए जाते हैं पेपर में या रैप किए जाते हैं थर्मोकोल में। वाई? बिकॉज ऑफ इम्पल्स, ताकि उन पे बहुत ज्यादा फोर्स लग के टूट ना जाए। या आपने देखा होगा, अगर आप ट्रेन पे बैठे हो तो ये एक ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, ये तीसरी ट्रेन है। तो क्या होता है इन ट्रेन्स के बीच में? क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा जहाँ पे वॉशरूम होता है उसके पास वो लेदर की पट्टी होती है, ताकि ये डिब्बा अलग ठुमका मारता, ये डिब्बा अलग ठुमका मारता, ये अलग ठुमका मारता। तो जब ये अलग अलग ठुमका मारते तो बीच में ये हिलती है, ये वाली जगह है ना। तो इससे क्या होता, मान लो ट्रेन टकरा गई किसी के साथ, तो जब ट्रेन टकराएगी ना, जितनी फोर्स इस डब्बे में लगेगी उतनी इस पे नहीं लगेगी, ये बच जाएगा। यहाँ के लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे, क्योंकि फोर्स सारी की सारी ये चीज एब्जॉर्ब कर लेगी। इसने अपने अंदर फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, तो अब पिछले वाले बंदे को लगती नहीं है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद में आपको इसी में बहुत बार पेपर में कुछ चीजें आई हैं जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। देखो, आपको मैं बताऊं, पहले मैं बताता हूं आपको मास, मास नहीं, यहाँ नहीं बताऊंगा, वेट क्या होता है। अच्छा, वेट में अभी आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूं, वेट की डेफिनेशन, मास की डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। देखो, दो किस्म के वेट होते हैं, एक होता है रियल वेट और एक होता है एपेरेंट वेट। एक होता है रियल वेट, एक होता है एपेरेंट वेट। अब ये रियल वेट क्या होता है, एपेरेंट वेट क्या होता है, ये पहले मैं आपको बताता हूं। मान लो ये कोई पत्थर है 10 केजी का, आप जब ये पत्थर उठा रहे हो तो आपको वजन फील हो रहा है, मगर इसी पत्थर को अगर आप बच्चे उठा के रखते हो कहां पे? पानी के बीच, 10 केजी, और अब कोई बंदा आ रहा और इस पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहा, जब ये वाला बंदा, जब ये मैन इस पत्थर को उठाएगा ना, तो इसको 10 केजी फील ही नहीं होगा, इसको ये हार्डली 5 से 6 केजी फील होगा, क्योंकि पानी की भी फोर्स ऊपर है ना। रियल वेट कितना था? 10 किलो। लगा कितना? 5 किलो। दिस इज नोन एज अपेरेंट वेट एंड दिस इज नोन एज रियल वेट। पता चला आपको अब अपेरेंट वेट क्या होता है, रियल वेट क्या होता है। ये डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। रियल का मतलब होता है जो रियलिटी में उसका वेट हो, अपेरेंट का मतलब होता है जो हमें लग रहा हो। ये
अब इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैं अब उसको समझाऊंगा। देखो 5 केसेस होते हैं। कितने केसेस होते हैं? 5 केसेस। अब आप यहां पे लिखो केसेस ऑफ वेट इन ए लिफ्ट। एक लिफ्ट में वेट के केसेस। ठीक है, अब ये आपको खुद ही समझ आने लगेगा, बोर नहीं होना। केस नंबर 1, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। जब लिफ्ट रुकी हुई है या स्टेशनरी है, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, तब क्या होता है? तब जो रियल वेट होता है इक्वल टू एपेरेंट वेट होता है। जो बॉडी का वेट है, जितना 50 किलो 60 किलो 70 किलो जो बंदा है, वो लिफ्ट में 50 60 70 ही होगा। यानी कि जितना मास, ये जितना वेट, मास नहीं वेट बोलूंगा, जितना वेट बंदे का है उतना ही वेट वो लिफ्ट में दिखाएगा। अगर लिफ्ट क्या है? रेस्ट में, स्टेशनरी है। केस नंबर 1। केस नंबर 2, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। लिफ्ट चाहे ऊपर मूव कर रही हो चाहे डाउनवर्ड मूव कर रही हो, बट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? अभी लिखना नहीं, सिर्फ सुनना। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। मैं बताता हूं, देखो ये जम्मू है और ये महान राजौरी है। ये जम्मू है, ये महान राजौरी है। यहां पे ये कोई गाड़ी है, ये गाड़ी 1 किलोमीटर, फिर यहां से यहां फिर 1 किलोमीटर, यहां से यहां फिर 1 किलोमीटर, यहां से यहां फिर 1 किलोमीटर, यहां से यहां फिर 1 किलोमीटर। ये जो गाड़ी है ये पहला 1 किलोमीटर तय करती है 20 मिनट में, अगला 1 किलोमीटर भी तय करती है 20 मिनट में, अगला 1 किलोमीटर भी तय करती है 20 मिनट में, अगला 1 किलोमीटर भी कवर करती है 20 मिनट में, अगला 1 किलोमीटर भी कवर करती है 20 मिनट में। यानी कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, बराबर बराबर 1 1 किलोमीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसी वेलोसिटी को बोलते यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर बॉडी पहला 1 किलोमीटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 1 किलोमीटर 20 मिनट में, ये 1 किलोमीटर 10 मिनट में, ये 1 किलोमीटर 40 मिनट में, ये 1 किलोमीटर 1 घंटे में, ये 1 किलोमीटर 30 मिनट में, टाइम वेरी करता है। तो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब मैंने आपको केस नंबर 2 बताया है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, तब भी क्या होता है? रियल वेट इक्वल टू एपेरेंट वेट। जितना वेट है उतना ही लगेगा। बट बट अब चलते हैं आगे। बहुत बार एग्जाम में मैंने देखे हैं ये चीजें पूछते हुए। पॉइंट नंबर 3, व्हेन लिफ्ट एक्सीलरेट्स अपवर्ड्स, व्हेन लिफ्ट एक्सीलरेट्स अपवर्ड, यानी कि जब लिफ्ट की स्पीड बढ़ती 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 बढ़ रही है, जब लिफ्ट एक्सीलरेट हो रही है कहां? ऊपर की तरफ, तब क्या होता है? तब क्या होता है? जो एपेरेंट वेट होता है, एपेरेंट वेट, APPARANT, एपेरेंट वेट इज मोर देन रियल वेट। तब क्या होता है? एपेरेंट वेट होता है वो बड़ा होता है, किससे?
रियल वेट से। अब लिफ्ट एक्सीलरेट हो रही है ना, स्पीड बढ़ रही है, पहले 2 किलोमीटर, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, बंदा भारी भारी फील करेगा खुद को, वजन लगेगा बंदे को। केस नंबर 3। और केस नंबर 4, व्हेन लिफ्ट एक्सीलरेट्स डाउनवर्ड्स। अब कहां एक्सीलरेट हो रही, नीचे, तब क्या होगा, तब एपेरेंट वेट कम होगा रियल वेट से। व्हेन लिफ्ट एक्सीलरेट कहां हो रही है, डाउनवर्ड से, तब एपेरेंट वेट ऑफ ए पर्सन क्या होगा, लेस देन रियल वेट या एक्चुअल वेट। यानी अगर बंदा 50 किलो का है तो वो खुद को फील करेगा 30 किलो का, ऐसा है। और अब आप फाइनल केस 4, 5वां केस में यहां लिखता हूं। व्हेन नॉट ऑफ लिफ्ट ब्रेक्स, जब लिफ्ट का धागा टूट जाए तब क्या होगा, तब बताते हैं हम आपको। बागे बहू में जाके वो जो झूला होता है, ये डंडा है, कोई इसके ऊपर झूला सा है, ये झूला है ना, याद आ रहा है ना आपको। देखो जब ये झूला यहाँ से ऊपर जाता 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 यहाँ तक मजा आता है, और जैसे ये यहाँ से नीचे आने लगता है तब बंदा सोचता है मैं बस ये गिरने लगा, ये गिरने लगा, ये गिरने लगा, हवा में हूं बस। और मैं तो बहुत डरा, एक बार मैं गया था, एक बार गया था। अब आपके जहन में, जब मैंने बोला ना मैं एक बार गया था, अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि किसके साथ गए थे। अरे भाई चला गया एक दिन अकेला, किसी से यहाँ आ जाओ। तो जब लिफ्ट का नॉट ब्रेक हो जाए तब बंदे का वेट पता कितना होता है, व्हेन नॉट ऑफ लिफ्ट ब्रेक, देन देन एपेरेंट वेट इक्वल टू 0। एपेरेंट वेट क्या हो जाता है, 0। यानी कि बॉडी फील्स वेटलेसनेस, वेटलेसनेस। ये जरा राइटिंग आज जरा मैनेज कर दो, थोड़ा मैं जल्दी में हूं। देन द बॉडी फील्स वेटलेसनेस, और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं फ्री फॉल। दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्री फॉल। ठीक है यहां तक। एपेरेंट वेट बन जाता है बंदे का 0। अच्छा अब जरा मुझे बताओ, द एपेरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इज 0, देन द लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग अपवर्ड, एक्सिलरेटिंग डाउनवर्ड्स, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या द नॉट ऑफ ए लिफ्ट हैज ब्रेक। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें से क्या आएगा कि जब ये 0 होता है, एवरेज वेट, एपेरेंट वेट 0 कब होता है, जब उसका नॉट ब्रेक हुआ होता है। तो ये बड़ी बार मैंने देखे हैं, ये क्वेश्चन आते हुए हैं। अब इसके बाद में कल आपको हल्का सा बताऊंगा, फ्रिक्शन पे भी सवाल मैंने देखे हैं, बहुत कम आते हैं बट आ जाते हैं, फ्रिक्शन। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन के बाद हल्की मुल्की छोटी छोटी जो चीजें हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो पढ़ेंगे। तो फिजिक्स थोड़ा ही है, इतना लंबा फिजिक्स नहीं है। फिर हम आएंगे दूसरे टॉपिक की तरफ, यानी कि केमिस्ट्री तो पंचायत वाला पढ़ा है, बट केमिस्ट्री जो यहाँ होगी वो डेप्थ में केमिस्ट्री होगी, वो मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको। तो फिजिक्स का आज इतना ही करेंगे, इसको जरा लिख लो अपनी नोटबुक पे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।